Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको वो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना और वहाँ पर जाकर अगेन सर्च बॉक्स में आपको दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर ही हमारे पास एक और टॉपिक आता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो उससे भी आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। तो देखो अभी पिछले कुछ दिनों से हो ये रहा है कि करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है, बीच बीच में यहाँ पर मिस हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बीच बीच में भी लाता रहूँ ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। कुछ दिन की बात और है, सैटरडे तक यहाँ पर बात ये रहने वाली है। उसके बाद मंडे से आपका ये जो करंट अफेयर का वीडियो है शाम वाला, ये रेगुलर बेसिस पर आता रहेगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो तब तक थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो सब मैं द हिंदू के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ। द हिंदू के अंदर सभी आर्टिकल्स को कवर करवा दिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली ये दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और साथ ही साथ में पीएम प्रणाम। तो ये दोनों क्या हैं आर्टिकल, इनको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप कह सकते हो इनका जो रेलिवेंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के बारे में। रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इसकी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को कर दिया है लॉन्च। अब पहली बात, ये आर्टिकल सभी जगह पर कवर किया गया है, चाहे आप लोग देख पाओगे ये पीआईबी का आर्टिकल है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का कटआउट आपको ये देखने को मिलेगा, और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा। तो सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे लॉजिस्टिक्स हैं उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जाए, इनफैक्ट यहाँ पर उसको प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाए। नहीं समझ में आया? अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। पहले समझेंगे आखिरकार ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है। देखो लॉजिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पर आपको एक ओवरऑल प्रोसेस देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपके रिसोर्सेस हैं, आप उन रिसोर्सेस को कैसे स्टोर करते हो, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो और कैसे यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हो। यानी कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर से देखें तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स एक ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा जहाँ पर रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है, अब उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, होलसेल हुआ, रिटेलर तक पहुँचा, फिर लास्ट में यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन यानी एंड यूजर्स तक पहुँचा। तो बीच में इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है जब भी कोई प्रोडक्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा होता है, तो है ना। तो इन्हीं रिसोर्सेज की डिलीवरी को हैंडल करना ये हमारा लॉजिस्टिक्स के अंदर में आता है। तो क्या है यहाँ पर, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी डिलीवरी को पूरी तरह से कंट्रोल करना, उसको बीच में स्टोर कहाँ पे करना है, ठीक है ना, किस प्रकार से मैनेज करना है और बिल्कुल सेफली हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं। और इस चीज़ की आज के टाइम पर भारत में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से भारत को बहुत सारा लॉस फेस करना होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई है इस लॉजिस्टिक्स वाले प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि जो ये प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक बहुत आराम से पहुंच जाए, बहुत जल्दी पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए। तो ये काम यहाँ पर इस पूरे के पूरे पॉलिसी के थ्रू करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर लॉजिस्टिक्स को समझा। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर ये पॉलिसी क्या है। देखो ये जो पॉलिसी है ना, इसका मेजर फोकस किस किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। इसका मेजर फोकस होने वाला है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, डिजिटाइजेशन के ऊपर। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अलग अलग माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जल्दी हो सके, उस सारे के सारे सेक्टर को डिजिटाइज किया जाएगा, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। वो सारी बातें आपको लॉजिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितना लॉजिस्टिक का कॉस्ट हाई रहेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितना भी कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है,
तो इससे यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतना ही उस कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना लॉजिस्टिक्स के अंदर कॉस्ट कम रहने वाली है उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। क्योंकि आज के टाइम पर जब आप लोग भारत में देखोगे तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है जब आप लोग इसको दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करते हो। तो बाकी सारे जो विकसित देश हैं उनसे जब आप लोग कंपैरिजन करोगे तो इंडिया के अंदर ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, जिस चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी को लेकर आया गया। अब इस पॉलिसी के मेजर गोल्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, जो भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पर लग रही है उस कॉस्ट को कट डाउन करेंगे। 2030 तक लॉजिस्टिक्स के अंदर जितना भी यहाँ पर पैसा लगता है उस चीज़ को यहाँ पर कम किया जाने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि आज के टाइम पर हमारे जीडीपी का 14 से लेकर 18% तक का जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो देखने को मिलता है। तो हमारे जीडीपी का इतना प्रतिशत यहाँ पर लगता है, तो इसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। आने वाले टाइम पर ये जो है ना हमारे जीडीपी का 8% तक पहुंचाने वाले हैं, यानी कि 14 से लेकर 18% तक आज के टाइम पर है, इसको रिड्यूस करके हम लोग 8% तक पहुंचाएंगे, ऐसा यहाँ पर हमारा गोल है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा ऐसा बोला गया। जो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, प्लस कुछ और यूरोपियन नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब इन कंट्रीज़ को देखते हो ना तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी कम है, यानी कि इनके जीडीपी के रेशियो के बेसिस पर जो इनका कॉस्ट देखोगे वो काफ़ी कम है, जबकि इंडिया के अंदर ये कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। करंट कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक के अंदर देखोगे तो जीडीपी का 16% के आसपास का कॉस्ट आपको ये देखने को मिलता है, जिसको रिड्यूस करना है, हम लोग को 8% तक पहुँचाना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर हो गया। हालांकि यहाँ पर इंडिया आपको पता होगा 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे दुनिया में, और इसी को देखते हुए हमारा गोल यह है कि जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकलता है तो 2030 का जो इंडेक्स आएगा उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की रैंक टॉप 10 के अंदर में हो। आज के टाइम पर अगर आप लोग रैंक देखोगे तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो आपको 2018 की देखने को मिलेगी। तो 2018 में जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स था ना उसके अंदर भारत की रैंक 44 थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। टॉप पर कौन था, तो टॉप पर आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, ये बात भी ध्यान में रखनी है। जर्मनी के अंदर जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया की जो रैंक है वो आपको 44 नंबर पर देखने को मिली है। हमारा टारगेट ये है कि इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की मदद से 2030 तक हम इस रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकें। इनफैक्ट यहाँ पर साल 2030 तक हमारी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 के अंदर आनी चाहिए, ये इस प्रकार से हमारा गोल है, ठीक है ना, ताकि हम लोग साउथ कोरिया को भी इस चीज़ में मैनेज कर सकें, इसको मैच कर सकें बेसिकली, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर भी आप देखोगे तो लॉजिस्टिक्स वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इस पॉलिसी का टारगेट यहाँ पर यह है कि जितना भी यहाँ पर लॉजिस्टिक को लेकर जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी इससे संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको कम से कम कर दिया जाए, एक्सपोर्ट्स को ग्रो किया जाए, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा मिलने लगे, लोग यहाँ पर एक तरीके से खुश हो जाएं इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को देखते हुए। क्योंकि आज के टाइम पर जैसे यहाँ पर इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए क्योंकि यहाँ पर ये लोग भी इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। इन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है इसके आपको 4 पिलर्स देखने को मिलेंगे, 4 इंपॉर्टेंट की बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हो। और वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक है डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम, दूसरा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तीसरा है ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और चौथा है कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान। चारों का मतलब समझते हैं आखिरकार ये कैसे वर्क करेगा। देखो, जो पहला पिलर होने वाला है, जो मेजर स्टेप होने वाला है, वो यहाँ पर यह है इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, या फिर आप इसको कह सकते हो डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अलग अलग 7 डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता होगा 7 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया रोड हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, कस्टम्स हो गया, एविएशन हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज़ हो गई। तो ये भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ना, इन सबको साथ में जोड़ दिया जाएगा डिजिटली, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ताकि क्या किया जा सके, जो पर्टिकुलर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन उसको बढ़ाया जा सके, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको
प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, जो भी गैप है उसको भरा जा सके, ये यहाँ पर टारगेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, फॉरेन ट्रेड, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लेकर आया जाएगा सरकार के अंडर में। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद यहाँ पर यह होगा कि जितना भी लॉजिस्टिक सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पोर्टल के अंदर में लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म अभी बनाया जाएगा, ये बात भी आपको यहीं पर ध्यान में रखनी है। तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप कह सकते हो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, यानी कि ये बेसिकली एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कि क्या करेगा कि मान लो किसी भी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो इंडस्ट्री है ना, वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली यहाँ पर उस इशू को गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में उठाएगी, ताकि तुरंत यहाँ पर उस जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। फिर उसके बाद में चौथा यहाँ पर पिलर होने वाला है, वो है कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, या फिर इसकी जगह आपने देखा होगा जो सभी जगह पर लिखा हुआ है वो है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ठीक है ना। इसको आप लोग SIG लिख लेना, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल्स के अंदर ये SIG लिखा हुआ है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप भी होगा जो कि क्या करेगा, इस पूरे के पूरे पॉलिसीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे वर्क करेगी, तो जो जो यहाँ पर बीच में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ पर सुधार की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप भी वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो चौथा पॉइंट SIG के नाम से ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल आप देखोगे वो SIG के ऊपर देखने को मिलेंगे। मैंने पता नहीं कहाँ से ये वाला पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। चलो, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब होगा क्या, ये जो पॉलिसी है इसका इंपॉर्टेंस अपने ही आप में बहुत ज़्यादा है, खासकर जो आपको PM गति शक्ति स्कीम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गति शक्ति को भी एक बूस्ट मिल जाएगा इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के माध्यम से, ये बोला गया है ना, क्योंकि ओवरऑल जो कनेक्टेडनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इससे हम लोग जो हमारे कंट्री के अंदर ओवरऑल पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक पर्टिकुलर गुड को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का, वो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी आराम से इसको कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्पीडी हो जाएगा। यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से हो पाएगा, जो कि आज के टाइम पर जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस भी हो रहा है, तो वो चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। नाउ एट द लास्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपसे मेंस में पूछ लिया जाता है। अब ये पॉइंट क्या है कि देखो, लॉजिस्टिक्स से संबंधित और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 हो गया, PM गति शक्ति स्कीम हो गया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्ट हो गया, उसके बाद लीड रिपोर्ट हो गया, देन उसके बाद में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गया, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया। आपको पता होगा सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग कंट्री के अंदर पूरी रोड्स को बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सागरमाला के अंदर जितने भी हमारे वाटरवेज हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, अगेन उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स जो है ये चलाए गए हैं ताकि हमारे जो लॉजिस्टिक्स है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो लॉजिस्टिक्स से संबंधित अगर कुछ और इनिशिएटिव्स पूछे जाएं इस पॉलिसी के अलावा, तो ये नाम आपको यहाँ पे अपने दिमाग में फिट करके रखने हैं। ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, काफ़ी न्यूज़ में था, तो सोचा आपके साथ में आज डिस्कस कर लिया जाए। चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका GS पेपर नंबर 3 के अंदर आता है। अभी तो क्या होता है, तो रिसेंटली आपने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और स्कीम के बारे में चर्चा की गई है, वो है PM प्रणाम स्कीम। तो ये PM प्रणाम स्कीम क्या है, आओ एक एक करके समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से कवर किया है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जो कि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो PM प्रणाम स्कीम है ना, इसका मकसद यहाँ पर यह है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम कर देना। आज के टाइम पर बहुत सारी खाद का इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को कम करने के लिए PM प्रणाम स्कीम को लेकर आया गया है। कैसे वर्क करेगा सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपने समझना यह है कि जो PM प्रणाम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। PM से प्राइम मिनिस्टर आप समझ गए, लेकिन प्रणाम का मतलब क्या है, तो प्रणाम का मतलब है प्रोमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नाम से ही पता चल गया, क्या पता चल रहा है, प्रोमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसके लिए एक दूसरा न्यूट्रिएंट, एक ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट को प्रमोट करने का काम करने वाली है ये पर्टिकुलर स्कीम। अब इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है समझते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि देखो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी को कम करना, उसका उपयोग यहाँ पर कम करना। अब इसका एम मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, आज के टाइम पर सरकार ना केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बहुत सारी सब्सिडी देती है।
सरकार सब्सिडी देती है, ये सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या है, सब्सिडी लाखों करोड़ों में जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो साल 2022-23 की सब्सिडी रहने वाली है, इस साल जो सब्सिडी यहाँ पर सरकार देगी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपीज़ होने वाले हैं। तो 2.25 लाख करोड़ खर्चा जा रहा है सब्सिडी के ऊपर ही। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस ये किया जा रहा है कि इस सब्सिडी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूसरे तरीके से। अब वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर इस स्कीम के फीचर्स में मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है इस स्कीम का कोई अलग से बजट नहीं है। होता नहीं है कि इस स्कीम के अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च करे जाते हैं, है ना, कि उस स्कीम को यहाँ पर आगे वर्क किया जाए, लेकिन इस स्कीम का अलग से कोई बजट नहीं है। तो यहाँ पर पैसा कहाँ से आने वाला है, पैसा यहीं से आने वाला है जहाँ पे सरकार सब्सिडी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल 2022-23 के अंदर यहाँ पर 2.25 लाख करोड़ का आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे ये सब्सिडी दे रही है सरकार, इसी सब्सिडी वाले पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा इस स्कीम को रन करने के लिए। अब वो कैसे इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ यहाँ पर पैसा अनाउंस किया, है ना। सपोज यहाँ पर आप कह सकते हो 100 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए। सपोज 100 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस कर दिए, तो उसका जो 50% होगा, सब्सिडी का जो 50% होगा, वो तो यहाँ पर यूज़ कर लिया जाएगा, यानी 50% तो सब्सिडी में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी 50% जो है ना, वो यहाँ पर हमारी सरकार क्या करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार को दे देगी कि भाई आप 50% पैसा पकड़ो और वो 50% आप लोग यूज़ कर लो। जैसे कि 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ का 50% यानी 50 करोड़ सब्सिडी में दे दिया जाएगा। बाकी जो 50% रहने वाला है, यानी कि 50 करोड़, तो इस 50 करोड़ में से भी जो क्या होगा, 50% अलग से निकाला जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की सरकार को दे दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को जब पास में जब वो पैसा आएगा ना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार वो क्या करेगी, उसमें से मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उसमें से क्या करेगी, जो उनके पास में पैसा आया है उसमें से 70% पैसा वो लोग यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चेंगे। यानी फर्टिलाइज़र के मामले में किस प्रकार से हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं, कैसे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे केमिकल फर्टिलाइज़र को आज के टाइम पर कम यूज़ किया जा सकता है, तो उतना पैसा यहाँ पर खर्चा जाएगा। और रिमेनिंग जो 30% पैसा होने वाला है, वो बेसिकली एज अ रिवार्ड देने वाले हैं हम लोग अपने फार्मर्स को। जो फार्मर्स हो गए, पंचायत हो गए, उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सभी लोगों को एंकरेज करने के लिए यहाँ पर कुछ पैसा एज अ रिवॉर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाने वाला है। बाकी जो 30% का होगा, तो कहने का मतलब यह है, इतना ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कोई अलग से बजट नहीं है। इसी जो भी यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उसी में से यहाँ पर पैसा खर्चा जाने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। क्लियर हो गया। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जितना ही पैसा खर्चा जाएगा, कहाँ कहाँ पर लग रहा है, ये सारा का सारा जो डेटा है ना, वो डेटा अवेलेबल होगा एक पोर्टल के ऊपर, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये डेटा अवेलेबल यहाँ पर करवा दिया जाएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूँ। डेटा यहाँ पर यह है कि करेंट टाइम पर फर्टिलाइजर यूजेज का, जो इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है ना, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो यहीं से जो पैसा है वो बचा बचा कर हम लोग दूसरी पर्टिकुलर चीज़ में खर्चने वाले हैं, जैसा इस स्कीम के अंदर बोला गया। तो स्टेटस क्या, इसको समझते हैं। देखो फर्टिलाइज़र के ऊपर जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है वो बहुत ज़्यादा है। साल 2020-21 के अंदर 1.62 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सब्सिडी दिया गया था, और साल 2022 के अंदर यहाँ पर ये क्रॉस कर सकता है 2.25 लाख करोड़ को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब होता यहाँ पर यह है कि देखो आपको पता होगा, जो भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के फर्टिलाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूरिया हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, जिसको हम लोग NPKs बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपको फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे हमारे कंट्री के अंदर में। हो ये रहा है कि इन फर्टिलाइजर्स का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है हमारे देश में। आप देखोगे साल 2017-18 में जो ये जितना भी यहाँ पर फर्टिलाइज़र हम लोगों ने यूज़ किया था, वो था बेसिकली 528.86 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास। लेकिन ये साल 2017-18 का डेटा है। उसका साल 2021-22 में देखोगे तो हम लोगों ने कितना ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, तो 640.27 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की, वो इंक्रीज़ हो रही है। पिछले समय के कंपैरिजन में 21% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिली है वो है DAP की, दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट की। डाई अमोनियम फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ना, इसमें यूरिया आपको देखने को मिलेगा। यूरिया ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूरिया का भी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको
बढ़ता हुआ नजर आएगा पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। 2017-18 में ये 298 लाख मैट्रिक टन के आसपास था, तो 2021-22 में ये 356.53 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो चुका है। मतलब फर्टिलाइजर्स का लगातार यहाँ पर जो यूज़ है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर स्पाइक देखने को मिला। जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर के ये बार दिख रहे हैं ना, ये 2017 और 18 को इंडिकेट करता है, और जो ऑरेंज कलर के बार दिख रहे हैं ये 2021 और 22 को इंडिकेट करता है। तो जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया का जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट था हमारे देश में 2017-18 में वो 2.98 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास का था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे अभी के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है 2021-22 में। वैसे ही आप लोग यहाँ पर दूसरे प्रकार का फर्टिलाइज़र भी देखोगे। एक तो यूरिया हो गया, यूरिया जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यूरिया के बाद DOP, MOP और NPKs भी आप लोग देखोगे ना, तो हर जगह पर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। दैट इज़ वाई यहाँ पर PM प्रणाम स्कीम को लेकर आया गया है। PM प्रणाम की फुल फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस स्कीम के तहत क्या होने वाला है कि जो भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं उस यूज़ को, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ को कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? पैसा खर्च करके। पैसा कैसे खर्च किया जाएगा मैंने आपको बता दिया। सरकार जितना भी पैसा खर्च रही है राज्य सरकारों के ऊपर में, तो जितना भी पैसा सब्सिडी पर दिया जा रहा है उसका 50% का भी यहाँ पर आप कह सकते हो 50% कर दिया जाएगा, और वो पैसा यहाँ पर सरकार को दिया जाएगा, राज्य सरकारों को। और वो पैसा जो राज्य सरकारों को मिलेगा उसमें से वो 70% पैसा कहाँ पे खर्चेंगे? कुछ एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, यानी जो भी यहाँ पर फर्टिलाइज़र उसका ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम किया जा सके। बाकी 30% उसका कैसा खर्च जाएगा? फार्मर्स को इंकरेज वगैरह करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ये बात मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर करवा दी है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंट थे। हालांकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखा गया है क्योंकि करंट अफेयर का वीडियो आ नहीं पा रहा था, ये आप लोगों को ही पता है। हालांकि यहाँ पर बस खाली एक छोटी सी कोशिश करी है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं आपको कवर करवा दिया करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा दिया करूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लो, 2-4 दिनों की बात और है, फिर उसके बाद में रेगुलर आपका ये वीडियो आता रहेगा ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।